नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। खबर देहरादून से है, जहां हेमकुंड साहिब के 22 मई को कपाट खुल रहे हैं। चारधाम की तरह ही हेमकुंड साहिब के लिए भी श्रद्धालुओं की संख्या तय कर दी गई है। रोजाना 5000 श्रद्धालु ही हेमकुंड साहिब का दर्शन कर सकेंगे। हेमकुंड साहिब आने वाले श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। उत्तराखंड सरकार ने हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट से विचार विमर्श कर निर्णय लिया है। ये बड़ी जानकारी, 22 मई से हेमकुंड साहिब के कपाट खुल जाएंगे, जिसको लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला है। आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन यात्रा के लिए अनिवार्य किया गया है। साथ ही श्रद्धालुओं की संख्या भी तय कर दी गई है। रोजाना 5000 श्रद्धालु ही दर्शन कर सकेंगे। 22 मई 2022 से श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा का शुभ आरंभ हो रहा है। 19 मई 2022 को गुरुद्वारा ऋषिकेश, जो कि श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा का बेस कैंप है, माननीय गवर्नर साहब सरदार गुरमीत सिंह जी लेफ्टिनेंट जनरल, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी, ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी साहबान, सभी धार्मिक संस्थाओं के मुखी एवं सरकारी मंत्री 19 मई को ऋषिकेश से यात्रा को हरी झंडी देकर रवाना करें। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर पर्यटन तीर्थाटन को बढ़ावा दिया जाएगा। केदारनाथ हेमकुंड साहिब रोपवे की डीपीआर तैयार हो चुकी है। जिले ने शासन को 41 प्रस्ताव भेजे हैं। ये बड़ी जानकारी, केदारनाथ रोपवे पर 1100 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, तो वहीं हेमकुंड साहिब रोपवे पर 700 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान। पर्यटन विभाग ने वन भूमि हस्तांतरण की प्रोसेस शुरू कर दी है। ये बड़ी जानकारी, जिले ने शासन को 41 प्रस्ताव भेजे हैं। तो अब हेमकुंड साहिब रोपवे की डीपीआर तैयार हो रही है। आपको बता दें कि जिले ने शासन को 41 प्रस्ताव भेजे, जिसके अनुसार केदारनाथ रोपवे पर 1100 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, तो वहीं हेमकुंड साहिब रोपवे पर 700 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। पर्यटन विभाग ने वन भूमि हस्तांतरण की प्रोसेस शुरू कर दी है। तो केदारनाथ हेमकुंड साहिब रोपवे की डीपीआर तैयार हो चुकी है। जिले ने शासन को 41 प्रस्ताव भेजे। और आपको बता दें कि केदारनाथ रोपवे की बात करें तो 1100 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है, जबकि हेमकुंड साहिब रोपवे पर 700 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने तय कार्यक्रम के अनुसार पंतनगर पहुंचे, जहां उन्होंने रतन सिंह ऑडिटोरियम में पत्रकारों के प्रांतीय सम्मेलन में शामिल हुए और मुख्यमंत्री के साथ सूबे के काबीना मंत्री प्रेम अग्रवाल भी मौजूद रहे। प्रदेश भर से पहुंचे पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के सामने खुले मंच से अपनी बात कही। सम्मेलन में प्रेस की आजादी को लेकर और निष्पक्ष पत्रकारिता को लेकर चर्चाएं की गई। इस दौरान पत्रकारिता के बदलते स्वरूप को लेकर भी चर्चा हुई। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ एक पत्रकारिता के रूप में एक समन्वय का काम करेगा, और वैसे भी एक टेबुल और कुर्सी की तरह है। अगर उसके चारों पाए बराबर से नहीं टिके होंगे तो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए, कार्यपालिका के लिए, न्यायपालिका के लिए, विधायिका के लिए, सभी के लिए एक असंतुलन जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। और इस सब पर संतुलन करने का काम आप सबके माध्यम से होगा, क्योंकि पूरी डेमोक्रेसी आप सब पर टिकी हुई है। पत्रकारिता बिल्कुल पारदर्शी होनी चाहिए, आम आदमी से जुड़ी होनी चाहिए, आम आदमी के सरोवर से जुड़ी होनी चाहिए, आम आदमी की जो समस्याएं हैं उन सबको आगे लाने की होनी चाहिए। ऐसी प्रेस चतुर्थिनतम हमें चाहिए, और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे राज्य में ये पत्रकारिता बहुत अच्छे तरीके से चल रही है।
और बड़ी जानकारी, चारधाम यात्रा में मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब तक 33 यात्रियों की मौत हो चुकी है। गंगोत्री धाम की यात्रा में 3 श्रद्धालु, यमुनोत्री धाम की यात्रा में 12 श्रद्धालु और केदारनाथ धाम की यात्रा में 13 श्रद्धालुओं की मौत। बद्रीनाथ धाम की यात्रा में 5 श्रद्धालु अपनी जान गंवा चुके हैं। ये बड़ी जानकारी, चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब तक 33 यात्रियों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि गंगोत्री धाम की यात्रा में 3 श्रद्धालु अपनी जान गंवा चुके हैं। यमुनोत्री धाम की यात्रा में 12 श्रद्धालु, केदारनाथ धाम की यात्रा में 13 श्रद्धालु अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक 33 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है जो चारधाम की यात्रा के लिए निकले थे। ये बड़ी जानकारी। ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। जो भी डेथ हुई थी वो एक भी डेथ यात्रा की अव्यवस्था के कारण से नहीं हुई थी। वो डेथ हुई थी जो लोग सीधे आ रहे थे, सीधे ऊपर चढ़ जा रहे थे। आपको पता है कि जो स्वस्थ व्यक्ति भी कई बार वहां जाता है तो उसको भी सांस लेने में परेशानी हो जाती है, क्योंकि हमारा देश आस्था का देश है, श्रद्धा का देश है, अध्यात्म का देश है, धर्म और संस्कृति का देश है। तो वहां चले गए लोग और हमने भी ये सोचा कि बहुत ज्यादा सख्ताई न करें। सभी लोग दर्शन करना चाहते हैं, देश के कोने कोने से आ गए और इस प्रकार की घटना घटित हो गई। सारे के सारे मेडिकल रीजंस थे, स्वास्थ्य कारणों से हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पंतनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित किया और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने में सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हम एक समिति बना रहे हैं जो यूनिफॉर्म का मौजूदा तैयार करेगी और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। उत्तराखंड के अंदर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे और इसकी हमने पूरी कार्रवाई कर दी है। इसमें हमारे स्टेक होल्डर्स को हम जोड़ रहे हैं, विधि विशेषज्ञों को ला रहे हैं। ऐसे लोग जो हितधारक हैं उन सभी को एक उच्च स्तरीय कमेटी के रूप में उसका गठन हम कर रहे हैं और गठन के बाद वो कमेटी हमारी उसका ड्राफ्ट बनाएगी और वो ड्राफ्ट हम उत्तराखंड के अंदर लागू करेंगे। नैनीताल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा श्री नीव करोली महाराज के दर्शन किए और इस दौरान उनके साथ कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि बाबा श्री नीव करोली महाराज में प्रदेश के लोगों की बड़ी आस्था है। उन्होंने कहा कि यहां पर पार्किंग बनाई जा रही है, श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए रास्ते अच्छे हों और व्यवस्था भी ठीक होनी चाहिए। इसके लिए हमारी प्राथमिकता रहेगी। ये बाबा नीम करोली बाबा का स्थान, ये हमारे लिए पूज्य धाम है और देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। यह क्षेत्र भी हमारा, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों लोग प्रत्येक वर्ष यहाँ आते हैं। इस क्षेत्र में सभी प्रकार की सुविधाएं हो, अच्छी सड़क बने, अच्छा इस क्षेत्र का विकास हो। पार्किंग यहाँ पर बनाई जा रही है, एक बड़ी पार्किंग एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं। उसकी डीपीआर तैयार हो गई है, 50 लाख की धनराशि उसके लिए अवमुक्त हो गई है। हमारी कोशिश है कि यहाँ पार्किंग हो, यहाँ पीछे से आने जाने का रास्ता चौड़ा हो, इस स्थल पर पानी की व्यवस्था हो, अनेकों जो व्यवस्थाएं होनी हैं उन सभी व्यवस्थाओं पर हम लोगों का पूरा सरकार की ओर से पूरा ध्यान रहेगा। पूरा हमारा प्राथमिकता रहेगी कि ये क्षेत्र हमारे एक पवित्र धाम के रूप में निकट भविष्य में इसका विकास। उत्तराखंड सरकार और प्रशासन द्वारा भद्रकाली, बैरियर, ऋषिकेश, दोबाटा, बडकोर और अन्य 4 धाम की एंट्री बैरियर पर यात्रियों को रोका जा रहा है। जिन यात्रियों ने 1 से 2 महीने पहले होटल बुक की है उन्हें वे अब बिना पंजीकरण किए नहीं जाने दिया जा रहा। इससे यात्री परेशान हैं। यात्री घर से 4 धाम दर्शन के लिए निकल चुके हैं और अब उन्हें रोका जा रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 25 मई तक फुल कर दिया गया है। पर्यटक यात्रियों को इस तरह से रोकने
रोकेंगे तो सबको नुकसान होना तय है। यात्री बुकिंग कैंसिल करवा रहे हैं और एडवांस वापस मांग रहे हैं। सरकार यात्रा करवा रही है या यात्रियों को परेशान करना चाहती है? यात्रियों ने लगभग 2 से 3 माह पहले होटलों में बुकिंग की है चारधाम यात्रा के लिए। अब जिन्हें इस बारे में पंजीकरण के बारे में पता नहीं है, उनको बैरियर पर रोककर उनको वापस लौटाया जा रहा है। इससे हमें जो होटल वाले हैं उनको काफ़ी नुकसान होने लग गया है। अभी कल ही उत्तरकाशी बैरियर जो नगुन बैरियर है वहाँ पर लगभग 85 लोगों को आपने जब यात्रा ऋषिकेश से ऊपर आ चुके थे तब उनको बिना पंजीकरण का जो प्रक्रिया थी उसके निर्देश अनुसार उनको फिर वापस कर दिया। तो कैसे ये शासन का जो मेथड है वो बहुत ही टिपिकल है और इसमें बड़ी ही दुविधा उत्पन्न हो गई है। सरकार और शासन इसका संज्ञान। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार की कश्यप धर्मशाला में समर्थकों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मंत्री संजय निषाद ने उत्तराखंड सरकार से मछुआ समुदाय को आगे बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने शिल्पकार को जातियों का समूह मानकर शासनादेश जारी किया, ठीक वैसे ही एक शासनादेश मछुआ और तोरेहा के लिए लागू कर दिया जाए। इस मांग को वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रतिनिधि मंडल को भी भेजेंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जाति प्रमाण पत्र को लेकर भी विसंगतियां हैं। जल्द ही उत्तराखंड सरकार से बात कर यहां रहने वाले यूपी के लोगों के मूल निवास और स्थायी की समस्या का समाधान किया जाएगा। भूमि पर मैं सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इस उत्तराखंड में मेरा दौरा था, माननीय मुख्यमंत्री को मिलना था, भगवान का दर्शन करना था। हरिद्वार भगवानों का द्वार है, यहाँ सबसे आशीर्वाद लेते 2008 में आया था, फिर 2015 में आया था, फिर आज दूसरे स्वरूप में उन्होंने आशीर्वाद दिया मंत्री बनने के बाद। पॉलिटिकल कार्ड फादर ऑफ फिशरमैन की जो उपाधि हमें मिली उसके बाद मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, इसलिए इनका प्यार और स्नेह, इनकी समस्याएं, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भगवान को नमन करता हूँ कि इसी तरीके का आशीर्वाद देते रहें कि मैं मोदी जी को, अमित शाह जी को, माननीय योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दूंगा। देश भर के अलग अलग जगह से दिव्यांगों ने आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में नई दिल्ली से टेहरी तक की राइडिंग में प्रतिभाग किया, जहां सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संजय ने राइडिंग टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये राइडिंग रुड़की टॉकी चौक पर पहुंची, जहां पर विधायक प्रदीप बत्रा और पूर्व राज्य मंत्री ठाकुर संजय सिंह ने इस टीम का स्वागत किया और उन्हें उनकी इस यात्रा के लिए मंगल शुभकामनाओं के साथ बधाई दी गई। विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि वास्तव में इन दिव्यांगजनों ने नई दिल्ली से टेहरी तक की राइडिंग प्रतियोगिता में भाग लेकर देश प्रदेश के अन्य दिव्यांगजनों को आगे बढ़ने का संदेश दिया है। तो उद्देश्य हमारा ये है कि डिसेबल घर से बाहर निकलें, अपनी आवश्यकताओं को बताए सरकार के सामने रखें और उनका विकास तभी हो सकता है जब वो घर से निकलेंगे। इसमें पूरा हमें सहयोग दिल्ली से श्री संजय शर्मा धर्मोड़ा जी ने फ्लैग ऑफ किया और रुड़की में पूर्व राज्य मंत्री दर्जाधारी हमारे ठाकुर जी ने पूरा सहयोग दिया। बहुत सारी योजनाएं निकाल रखी हैं, चाहे वो स्टार्टअप योजना हो, चाहे स्टैंडअप योजना हो, चाहे दिव्यांग पेंशन की व्यवस्था करी हो, तो सरकार अपने बातों पे वचनबद्ध है और सरकार लगातार डिसेबल्ड के लिए कार्य कर रही है और उनको प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास जो है सरकार द्वारा किया जा रहा है। राइड का मेन मकसद यही है हमारा कि ज़्यादा ज़्यादा डिसेबल्डों को बाहर निकालें, उनको हमारा एक्सेसिबिलिटी के ऊपर होता है, एजुकेशन के ऊपर होता है कि हम एक्सेसिबल देखते हैं कि कहाँ पे एक्सेसिबल है या नहीं है जाके, और बहुत से डिसेबल हमें देखकर कि हाँ ये लोग राइड पे जा रहे हैं। जो दिव्यांग भाई जो दिल्ली से नई टेहरी तक का इन्होंने प्रोग्राम बनाया है, राइड बनाई है, ये जन चेतना के लिए बनाई है इन्होंने, और इनका प्रयास है कि जो जिस फील्ड में ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये सामान्य लोगों को प्रेरित कर सकें और सरकार को भी इसके लिए जागरूक कर सकें कि हम लोगों के लिए एक विशेष नीति बने, चाहे उत्तराखंड हो चाहे और किसी भी राज्य में हो, ताकि इनको खेलों में भी प्रोत्साहन। हरिद्वार में गाड़ियों में सीएनजी भरवाने के लिए लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। शहर में सिर्फ 2 सीएनजी पंप लगे हुए हैं, जबकि बाहर से ज्यादातर सीएनजी पर चलने वाले वाहन हरिद्वार आ रहे हैं।
ऐसे में गाड़ी में सीएनजी भरवाने के लिए दोनों पेट्रोल पंप के बाहर गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी है और गाड़ी मालिकों को घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप के बाहर सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइनों से जाम की स्थिति बन चुकी है। साथ ही आए दिन लड़ाई झगड़े की घटनाएं होती है। ऐसे में सीएनजी उपभोक्ता हरिद्वार में सीएनजी पंपों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं हरिद्वार की तस्वीरें, जहां पर सीएनजी पंप के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी है और यहां पर गाड़ी मालकों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। सितारगंज नगर पालिका द्वारा शहर भर के व्यापारियों की दुकानों के आगे कूड़ेदान रखवाए गए। व्यापारियों का कहना है कि कूड़ेदान रखने के साथ ही उनके 50 रुपए की पर्ची काटी गई और कूड़ेदान उपभोक्ता शुल्क के नाम पर उनसे हर महीने 50 रुपए नगर पालिका द्वारा वसूले जाएंगे। नगर पालिका द्वारा ऐसा किए जाने से शहर के व्यापारियों में नाराजगी है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि नगर पालिका द्वारा रखे गए कूड़ेदान की कीमत 100 रुपए है। उसी कूड़ेदान का हर महीने प्रत्येक दुकानदार से 50 रुपए आखिर क्यों? तो वहीं व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि व्यापारियों से नगर पालिका की ये वसूली सरासर गलत है, व्यापारी इसके खिलाफ है। यूजर चार्जेस के नाम पे नगर पालिका के द्वारा लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। 50 रुपये उनसे उगाही की जा रही है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। इस संबंध में हमारी नगर पालिका के साथ बैठक भी हुई थी, जिसमें नगर पालिका के 8-9 सभासद थे, नगर पालिका की ईओ मैडम भी थी। हमारी बातचीत थी, लेकिन बातचीत कहीं सफल नहीं हो पाई शुल्क को लेकर के। और मैं चाहता हूँ कि मतलब नगर पालिका से जब दूसरी हमारी मुलाकात होगी, जब बातचीत होगी बैठ करके, तो शायद इसको सफलता मिलेगी। और हमारी जो बात हुई है यूजर चार्जेस को लेकर के, रेट को कम करने के लिए लेकर हुई है, लेकिन उसमें हमारी बातें विफल हुई हैं। अगली बैठक में मैं शुभकामना देता हूँ मैडम को भी कि हमारी बात सफल हो जाए। नगर पालिका द्वारा डस्टबिन रखे गए हैं, 50 रुपये स्वीट काटी गई है, 100 रुपये इसलिए है, 100 रुपये डस्टबिन के हैं। नगर पालिका द्वारा 50 रुपये हर महीने वसूले जा रहे हैं, जिसका हम व्यापारी विरोध करते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज़।